नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आप सुनना शुरू कर चुके हैं उनके खत और आपकी 634वीं कड़ी, 634th एपिसोड। दोस्तों, आज जो मैं खत पढ़ रहा हूं वो अभ्यासी ने लाला जी साहब को जो खत लिखा वो भी पढ़ूंगा, और लाला जी साहब ने उसका क्या जवाब दिया वो भी पढ़ूंगा। मेरा अंदाज है ये कि जो खत अभ्यासी ने लाला जी साहब को लिखा वो बाबूजी साहब का खत है। ये मेरा अंदाज है। लीजिए, मुलाहिजा फरमाइए। बखिदमत श्री गुरु महाराज, अर्ज ये है कि मुझे जो हालात हाल में गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, इनकी इत्तला देना जरूरी है। 1 नवंबर साल 1929 को 8 बजे रात के अंदरूनी हालत का उभार पैदा हुआ और इसमें अपनी हालत का नक्शा पेश नजर हो गया। वो हालत हमातन और सरापा थी। ख्याल उस हालत से मिलकर एक हो रहा था, या यूं कहना चाहिए कि गर्क हो गया था। गर्क हो गया था, सिंक हो गया था। और वो हालत अन्ना मुर्शिद अज सरतापा का ख्याल पैदा कर रही थी। अन्ना मुर्शिद, मैं ही गुरु हूं, इस टाइप का ख्याल उठ रहा था। वो हालत हमातन और सरापा थी। ख्याल उस हालत से मिलकर एक हो रहा था, या यूं कहना चाहिए कि गर्क हो गया था। और वो हालत अन्ना मुर्शिद अज सरतापा का ख्याल पैदा कर रही थी, मगर जोश के साथ। यानी हर बात उसमें लय होकर असल हो गई थी। हिम्मत बेशुमार थी और ये जज्बात मौजूद थे कि हर काम कर सकता हूँ और अपने आप को कादिर व मालिक हर शय का समझता था। थोड़ी देर इस ख्याल में महव रहा, डूबा रहा। थोड़ी देर इस ख्याल में महव रहा, मगर हद से ज़्यादा बाहिम्मत होने और ऐसे जज्बात उठने को मैंने अहंकार समझा। इसलिए जिस हालत में कि मैं घुसा था, निकलकर हल्के ख्याल से कुछ देर इस हालत की तरफ रुजू रहा और बात को खाना खाकर लेटा। करीबन 10 बजे रात के मीराबाई का भजन गाने लगा, मेरे मन राम राम दूसरो न कोई। फिर वही समा बंध गया। हालत मज़कूर दिन में अक्सर पैदा हो जाती है, मगर इस कदर बेखुदी और गुमशुदगी नहीं होती, और न हालत खुलकर पेश नज़र उस दर्जा तक होती है। अलबत्ता जहाँ तक मेरा ख्याल नाक़िस पहुँचता है, खुद फरामोशी महसूस होती है। हालत ज़्यादातर बेकैफ़ी और एतदाल की रहती है। एतदाल कहते हैं बैलेंस को। हालत ज़्यादातर बेकैफ़ी और एतदाल की रहती है और फनाइयत का एहसास दिलाती है। दीगर अम्र, दूसरा मामला, दीगर अम्र ज़रूरी जिससे मेरी अखलाकी हालत रोशन हो जाएगी, जनाब अक़दस को इत्तला देने के लिए ये है। जनाब अक़दस, अक़दस कहते हैं आदरणीय, रिस्पेक्टेड। मतलब दूसरी बात जिससे मेरी अखलाकी हालत रोशन हो जाएगी, आपको इत्तला देने के लिए ये है कि घर में मैं इतना परेशान किया जाता हूँ कि बाज़ औक़ात घर से भागने की और बाज़ औक़ात सर फोड़ने की तबीयत चाहती है। हालांकि बेबस हूँ। घर पर पहुँचते ही कोई ना कोई सूरत ऐसी इख्तियार की जाती है कि ख्वामख्वाह गुस्सा महसूस हो या बेहयाई की सूरत इख्तियार की जावे। यही वजह है कि मेरी गुस्से करने की आदत पड़ गई है, जिसकी वजह से बहुत नुकसानात उठाए हैं, मसलन किसी चीज़ को तोड़ फोड़ करना वगैरह। गुस्सा
ज्यादातर घर ही तक महदूद है, लिमिटेड है। गुस्सा ज्यादातर घर ही तक महदूद है। तन्हाई में जब खास ईश्वर की कृपा होती है तो चैन मिल जाता है, वरना कोई ना कोई बात ऐसी पेश की जाती है जिसका मानना खिलाफ अक्ल या खिलाफ तबीयत हो और जिसका ना करना ही मसलहत हो। ये बातें ज़्यादातर ऐसे वक्त पे होती हैं कि जिस वक्त मैं कचहरी से वापस आया हूँ या किसी मेहनत से परेशान हूँ। किसी ने लिखा है, खाके वतन अज मुल्क सुलेमा खुशतर, खारे वतन अज सबलो रेहा खुशतर। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका अनुवाद करने की। द लैंड ऑफ माई होम इज बेटर देन सुलेमान्स टेरिटरी। और यहाँ का मजमून है, खाक सहरा अज मुल्क सुलेमा खुशतर, खार सरफर अज सबलो रेहा खुशतर। द हाउस ऑफ माई होम, द thorns of my home is better than flowers। गुस्सा बहुत जल्द और ज़रा सी बात पर आ जाता है, मगर उसका उबाल कम होने पर दिल में बुग्ज कायम नहीं रहता। बुग्ज मीन्स हेट्रेड। गुस्सा बहुत जल्द और ज़रा सी बात पर आ जाता है, मगर उबाल कम होने पर दिल में उसका बुग्ज कायम नहीं रहता, बल्कि उस शख्स के पांव पकड़ने की तबीयत चाहती है। घर पर गुस्से की आदत हो जाने की वजह से तबीयत कोई न कोई वजह गुस्सा करने की तलाश कर लेती है। इससे चंद माह पेशतर ये बात बहुत कम हो गई थी, अब ये बात ज़्यादा हो गई है और तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है। अब लाला जी साहब इसका जवाब दे रहे हैं। जवाब, अज फतेहगढ़ 27 नवंबर साल 1929। जो हालत उरूज और तरक्की मदारस की निस्बत तहरीर है, उरूज कहते हैं गोइंग अप टू गॉड्स टेरिटरी वाइल इन फिजिकल बॉडी। जो हालत उरूज और तरक्की मदारिस कहते हैं स्टेजेस को, जो हालत उरूज और तरक्की मदारिस की निस्बत तहरीर किए थे वो अल्लाह मुबारक करे। वो अहंकार नहीं है बल्कि हिम्मत अफजा है, हिम्मत बढ़ाने वाली है। इनका शुक्राना अदा करना चाहिए, तो फिर अहंकार नहीं रहेगा। अगर खुदा की तरफ मंसूब कर दिए जावे तो फिर गुरूर कहाँ, क्योंकि वह तो खुदा की तरफ से है, अपना उसमें कुछ नहीं। ई सादत बजोर बाजू नेस्त, यानी ये ताकत बाजुओं की ताकत से नहीं आती। बेकैफी की हालत है और ये देरपा होती है। परेशान किया जाना अच्छा है। घर हिल्म और बर्दाश्त का स्कूल है। हिल्म सहनशीलता। परेशान किया जाना अच्छा है। घर हिल्म और बर्दाश्त का स्कूल है। हमारे यहाँ इन्हीं बातों को सब्र करना तप कहलाता है और जुमला अक़साम के तपों से ये बालातर है। और बाकी तरीके की जो तपस्याएं बताई गई हैं उससे ये तपस्या बेहतर है। घर हिल्म और बर्दाश्त का स्कूल है। हमारे यहाँ इन्हीं बातों पर सब्र करना तप कहलाता है और जुमला अक़साम के तपों से ये बालातर है। बस बजाय गुस्सा व गम के गैरत इख्तियार करनी चाहिए। गैरत कहते हैं उस जज्बे को जिसमें दूसरे के कहने सुनने और मलामत करने पर यह मालूम होता है कि वाकई मेरा ही कसूर है और फिर जब्त कर लेना पड़ता है। जब्त माने सब्र। औरों के वास्ते जंगल और तन्हाई, गोया नशीनी, तहम्मुल और बर्दाश्त, तहम्मुल कहते हैं टॉलरेट को, तहम्मुल और बर्दाश्त दुनिया के जगजग बकबक से रिहाई के असबाब हैं।
और हमारे वास्ते घर वाले, दोस्त, दुनिया वाले की झिड़कियां, ताने, मलामतें, रियाजत और चिल्लाकशी हैं। बस चिड़चिड़ापन दूर करें और सब्र इख्तियार करें। ये पैराग्राफ फिर से पढ़ रहा हूँ। बस बजाय गुस्सा व गम के गैरत इख्तियार करना चाहिए। गैरत कहते हैं उस जज्बे को जिसमें दूसरों के कहने सुनने और मलामत करने पर, मलामत मीन्स बुराई, क्रिटिसिज्म करने पर यह मालूम होता है कि वाकई मेरा ही कसूर है और फिर जब्त करना पड़ता है। औरों के वास्ते जंगल और तन्हाई, गोया नशीनी कहते हैं सॉलिट्यूड, अकेलेपन को, तहम्मुल और बर्दाश्त, टॉलरेट, दुनिया के जगजग बकबक से रिहाई के असबाब हैं। और हमारे वास्ते घर वालों, दोस्तों, दुनिया वालों की झिड़कियां, ताने, मलामतें, रियाजत और चिल्लाकशी हैं। इसलिए चिड़चिड़ापन दूर करें, सब्र इख्तियार करें। इंशाअल्लाह इसके बाद तस्लीम और रज़ा भी आ जावेगी। दुआ गो, रामचंद्र।